नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे पोक्सो एक्ट में किए गए कुछ बदलावों के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बाल यौन अपराध संरक्षण एक्ट यानी कि पोक्सो के तहत मृत्युदंड को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की गंभीर घटनाओं में दोषी को मौत की सजा पर मोहर लगा दी। बाल पोर्नोग्राफी की बुराई से निपटने के लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 14 और धारा 15 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों ने रेप के दोषियों के लिए पहले से ही सजाए मौत का प्रावधान किया हुआ है। पोक्सो अधिनियम के कठोर दंड के प्रावधानों वाले इन संशोधनों से यौन अपराध की प्रवृत्ति को रोकने में सहायता मिलने की उम्मीद है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक यौन शोषण का शिकार होने वालों में बच्चों का प्रतिशत काफी तेजी से बढ़ा है। इस मुद्दे पर और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर, पीयूष सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में वकील हैं, अधिवक्ता हैं, और हमारे साथ डॉक्टर आलोका वर्मा हैं, महिला और बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, इस मसले पर काफ़ी जानकारी रखती हैं, और एनसीपीसीआर के सदस्य यशवंत जैन भी हमसे जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। सबसे पहले शेखर, आपसे शुरुआत करूंगा। दर्शकों के जानकारी के लिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह के बदलाव किए गए हैं और वो क्या मुख्य बदलाव हैं। देखिए, इसको और एक कानून को इसलिए बदला गया है कि जो घटनाएं हम अब बीच में सुन रहे हैं, बिहार के ऑर्फनेज से या यूपी के कई इलाके से जो खबरें आ रहे थे कि बच्चों को, जिन लोगों का दायित्व था उनको रक्षा करने का, उनका देखभाल करने का, वही सेक्सुअल प्रेडेटर बन गए और ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। द फैक्ट इज सेक्स क्राइम इज ऑन द राइज। तो उसका क्या, बिकॉज लॉ का बेसिक पर्पस है कि भाई डिटरेंट, और कई चीज़ें ऐसी अपराध है जिसको पहले डिफाइन नहीं था, कोडिफाइड नहीं था, उसको आज कैबिनेट ने मोहर लगाई है उन संशोधनों को जिसमें ये कोडिफाई हो गया। जैसे पोर्नोग्राफिक फोटोग्राफ्स रखना, उसमें बड़ा स्पेसिफिकली एक अमेंडमेंट आएगा कि जिसके पास अपने मोबाइल पे या कहीं भी अपने डिवाइसेस में स्टोर हो, अगर उन्होंने डिलीट नहीं किया हो, even to have it in your mobile will constitute an offense. Similarly, कई बच्चे को किडनैप करके या जो बच्चे मतलब अंडर एज है उनको हार्मोन इंजेक्शन देके, देखो ये चीज़ें पहले लॉ में रिकग्नाइज नहीं था, उस पर भी स्पेसिफिक एक प्रोविजन आएगा कि आप इस तरह की अपराध है तो उसका दंड खास तौर से उनको लाया गया है, रेखांकित किया गया है, तो चिन्हित किया गया है। एक और दूसरी, और मुझे और एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कई नेचुरल डिजास्टर हो, कई फ्लड हो जाता है, साइक्लोन हो, जहाँ बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं और उनको ऐसी एनजीओस उनको ये करते हैं या कहीं उनके लिए कहीं शरण के लिए लाया जा रहा है, वहाँ पर उनके साथ अगर इस तरह की है वो अलग केस है, जहाँ हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, उनका भी इसमें प्रोविजंस दिया जा रहा है। तो कुल मिला के जो डेथ पेनल्टी की आपने बात की कि ये मैसेज जाना चाहिए कि दिस इज अ हॉरेंडस क्राइम और इस पर लॉ स्ट्रांग रहेगी। जी पीयूष, कानून के नज़रिए से देखें और इस तरह से देखें कि जो पहले कानून था उसमें किस तरह की धाराएं थी और किस तरह के प्रावधान थे, और अब जबकि मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है, तो आपको लगता है कि ये और ज़्यादा इफेक्टिव होगा? क्योंकि जिस तरह से शेखर कह रहे थे कि इस तरह के जो अपराध हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जी देखिए, निर्भया गैंगरेप के पास 2013 में जो अमेंडमेंट आया था क्रिमिनल लॉ के अंदर, आईपीसी के अंदर जो अमेंडमेंट आए थे, क्योंकि पहले रेप के लिए डेथ पेनल्टी इन्वेस्टेज नहीं था। आज की डेट में भी एक रेप के लिए आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है, लेकिन कुछ रेप के ऑफेंस जैसे रिपीटेड ऑफेंडर्स, जो जिन लोगों ने बार बार उस ऑफेंस को रिपीट किया है या रेप के चक्कर में अगर किसी की डेथ हो जाती है, उस केस के अंदर जो अक्यूज है उसके लिए डेथ पेनल्टी का प्रावधान 2013 के अमेंडमेंट के तहत आए थे। जो पॉक्सो लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बालिकाओं के लिए, एक तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि पॉक्सो लॉ लड़का और लड़की में कोई वो नहीं करता, डिफरेंस नहीं करता। तो ये कानून लड़कों के लिए भी है, नाबालिग लड़कों के लिए भी है, नाबालिग लड़कियों के लिए भी है। एनी चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर उसके साथ ये अपराध हो, वो पॉक्सो के अंदर कवर होगा। ये पॉक्सो एक्ट आई थी 2012 के अंदर, जब हम इस चाइल्ड रिलेटेड जो सेक्सुअल ऑफेंसेस थे, सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे इनको, इस पे हम काबू करना चाह रहे थे, एक तरह से कानून बनाना चाह रहे थे। तो इसके जैसे आपने कहा कि क्या इससे फर्क पड़ेगा, तो हमें समझना पड़ेगा कानून के मेन 3 कारण होते हैं जो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम कहते हैं कानून को क्यों बनाया गया जी, वो भी क्रिमिनल कानून को। पहला होता है डेटरेंट, जैसे शेखर अय्यर जी ने कहा
कि डेटरेंट मतलब कि कानून का इतना दबाव हो कि कोई हर आदमी डरे उसको अपराध को करने से, कानून का डर बना रहे। दूसरा रिफॉर्मेटिव, कि अगर कोई कानून को वायलेट कर रहा है तो उसको रिफॉर्म करके हम सिस्टम में वापस लेके आ सकें। तीसरा प्रिवेंटिव, कि अगर किसी ने अपराध किया और उसको हम प्रिवेंट करें जेल में रख के, जिससे वो ऑफेंस को दोबारा ना करे, उसको प्रिवेंट किया जाए। और इन तीनों थ्योरीज पे कानून हमेशा काम करता रहता है कि अगर छोटा अपराध है तो उसको आदमी को रिफॉर्म करके वापस लाया जाए, और इस तरह का ऑफेंस है कि जिसके प्रिवेंट किया जाए उसको जिंदगी भर ऑफेंस करने से। और तीसरा हो गया डिटरेंट। डिटरेंट में बहुत जरूरी है, अगर कोई भयानक किस्म का अपराध है, जो मैं मानता हूं ये चाइल्ड रेप केसेस डेफिनेटली एक भयानक किस्म के अपराध हैं, और इसमें डेथ पेनल्टी का जो सरकार ने प्रावधान किया है एक बहुत अच्छा प्रावधान है, और डेफिनेटली एक डिटरेंट बनेगा, क्योंकि यहां पे रिफॉर्मेटिव और आपका प्रिवेंटिव सिस्टम दोनों एक कोलैप्स हो चुके हैं। जी, डॉक्टर आलोक का डेटरेंट के तौर पर, जैसे पीयूष कह रहे हैं, एक कारगर कदम साबित होगा? जी, मुझे लगता है कि कारगर साबित तो होगा, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे ऑफेंसेस में निर्भया के बाद भी हमने देखा है, जैसे वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद सरकार ने उसमें चेंजेस किए और कई ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनल्टी करी गई, लेकिन उतना नहीं है। और आप देखें निर्भया केस के बाद इसका ऐसे गैंग रेप का बहुत रिपोर्टिंग बढ़ गया, या तो वो डेटरेंट की वजह से बढ़ गया कि पहले उनको न्याय मिलता नहीं था, अब मिल रहा है, लेकिन सिर्फ हम कहें कि डेथ पेनल्टी करने से ही बहुत बढ़ गया, ऐसा मुझे नहीं लगता। डेथ पेनल्टी डेटरेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन प्रमुखता यह है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। भारत में कानून बनाने में हमारा देश नंबर 1 है, लेकिन समस्या जब आती है जब हमारे देश में कानून तो इतने हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो मेरा मानना यह है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, साथ ही ये उठाना चाहिए कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से बेहतर हो, उस पर जोर ज्यादा देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, इम्प्लीमेंटेशन पर जरूर बात करेंगे। यशवंत जी को लेकर आते हैं, एनसीपीसीआर के सदस्य हैं। यशवंत जी, जिस तरह डॉक्टर आलोक कह रही हैं कि जहां तक कानून की बात है, जरूर एक सराहनीय कदम है और एक कठोर कानून बनाया गया है, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है उसको किस तरह से किया जाए, क्योंकि इस तरह के कानून बाकी और कठोर कानून इससे पहले भी रहा है। नहीं, देखिए, कानून जो ये पॉक्सो का और अभी हाल में जो सरकार ने अमेंड किया इंडियन पेनल कोड में, तो उसके साथ में सारे बाकी जो सहायक अधिनियम थे, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है, जिसके कारण बहुत तेजी से इन कानूनों में क्रियान्वयन हो रहा है। अभी मंदसौर की घटना हुई थी मध्य प्रदेश में, विद इन 3 मंथ्स के अंदर में एक्यूज को फांसी दी गई। तो कानून के बनने के बाद खासकर बच्चों के प्रति जो यौन हिंसा है उसको लेके न्यायालय भी गंभीर है। और मैं आपकी जानकारी और सभी की जानकारी के लिए भी ये विषय बताना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट संशोधन सीआरपीसी में हुआ था उसमें सब में टाइम लिमिट किया है। इसके नीचे कोर्ट में इसकी विचारण पे समय सीमा है। उसी प्रकार पहली बार अपील अवधि भी तय की गई कि उतने दिन में अपीली न्यायालय जो है उस प्रकरण का फैसला करेगा। तो ये जो कठोर कानून बनाए गए, इनका क्रियान्वयन बहुत तेजी से भी कानून ने खुद होकर सुनिश्चित किया है। जी जी, यशवंत जी। पीयूष, क्रियान्वयन की बात हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, तो अगर दूसरे नजरिए से भी देखें इसको, इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर अदालत का रोल आता है। जब किसी अपराधी को पकड़ लिया जाए उस कानून के तहत, तो उसको किस तरह से वो जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया है उससे गुजर कर उसको जो सजा मिलनी होती है वो सजा मिल पाए। तो ये इसमें कुछ इसे कहा जाए कि कुछ सहायता मिलेगी इस तरह के प्रावधान आने के बाद? जी विशाल जी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप हमेशा देखेंगे, कभी भी कोई कानून बनता है तुरंत सवाल खड़े होते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन वीक है। हमारे देश के अंदर कानून बनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ये एक बहुत साउंड आर्गुमेंट चलता आता है, लेकिन कभी भी मैं मानता हूं कि सिस्टम के अंदर हम सब सिस्टम का पार्ट है, मैं भी सिस्टम का पार्ट हूं, आप हम सब, कभी हम झांक के नहीं देखते कि कानून को इम्प्लीमेंटेशन को कौन फेल करता है। हम तुरंत कहते हैं पुलिस के ऊपर है या कोर्ट के ऊपर है कानून को इंप्लीमेंट करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कठुआ गैंग रेप केस का। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी, किसने क्या कोर्ट ने आपको फेल किया? क्या पुलिस ने चार्जशीट के टाइम पे आपको फेल किया? सिस्टम ने फेल किया, इंप्लीमेंटेशन ने फेल किया। एक रैली निकाली जाती है अक्यूज्ड के बिहाफ पे, पूरी रैली निकाली है, हम कहते हैं कि इंप्लीमेंटेशन। यहां पे हम सबको, देश की जागरूक जनता को, हम सबको सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कानून की इंप्लीमेंटेशन सिर्फ एक जो पुलिस वाला खड़ा है, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, या जो जज है उसके हाथ में नहीं है। कानून की इंप्लीमेंटेशन एक जागरूक नागरिक के हिसाब से
हम सबकी इंप्लीमेंटेशन बनती है। जब हम देखते हैं कोई भी किसी तरह से अगर बच्चे के साथ कोई गलत उसको बोल रहा है, पार्क में बच्चे गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, पार्क में अगर कोई भी गरीब बच्चा खेल रहा है, गलत तरीके से कोई उसके साथ बर्ताव कर रहा है, इवन वो छोटे छोटे बर्ताव के चक्कर में वो इंप्लीमेंटेशन पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कानून की जो इंप्लीमेंटेशन है वो पुलिस की चार्जशीट पे या को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से खत्म ना हो। कई बार हमारे देश के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं और देखते रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट एक नॉर्मल कोर्ट से भी स्लो चल रहे हैं। कारण क्या है कि कानून को कोई फेल नहीं करता, इंप्लीमेंटेशन को वो हम सब लोग एक कानून के इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है, छोटा छोटा प्रयोग करके उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जी, एक और सवाल है डॉक्टर आलोक का, और एक जो दूसरा संशोधन इसमें है वो है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी कि जो बाल पोर्नोग्राफी जो है उससे संबंधित है, और वहां भी कानून को काफी कठोर किया गया है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर हाल फिलहाल में कई बार चर्चा भी हुई है, कई तरह की रिपोर्ट भी सामने आई है। ये भी एक उतनी ही बड़ी संख्या में बढ़ रहा है जिस तरह से बाकी जो अपराध हैं, तो इसको रोकने के लिए कारगर साबित होगा। और आपके एक्सपीरियंस से, आप जिस तरह से काम करती रही हैं महिलाओं और बच्चों के साथ, तो आपको लगता है कि ये जो इस तरह के प्रावधान मजबूत किए गए हैं उनसे इसको भी रोकने में काफी मदद मिलेगी? जी, पोर्नोग्राफी का आज का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसकी समस्या है। भारत में आज भी, अभी सत्यार्थी जी से बातचीत हो रही थी पिछले दिनों में, मैंने सुनने का मौका मिला, तो वो पोर्नोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। और इसके लिए सिर्फ हमें इस पॉक्सो कानून के साथ हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें भी, उसके प्रावधानों में भी हमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप जानते हैं बच्चे जो हमारे ज़माने में 18-19 साल की उम्र में मैच्योरिटी हासिल करते थे, वो आज 11-12 साल की उम्र में बच्चों को एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि उसी की वजह से ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे, अब आप देखिए जुवेनाइल जो हैं, जुवेनाइल की परसेंटेज बढ़ रही है। उसका एक बड़ा कारण है कि वो पोर्नोग्राफिक मटेरियल इतना अवेलेबल है इंटरनेट पर, जिसके लिए सरकार को इस कानून में तो उन्होंने बदलाव किया ही है, इसके साथ उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंटरनेट के लिए भी कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ सकते हैं कि ये पोर्नोग्राफी कंट्रोल हो सकता है। लेकिन हाँ, जैसे नया प्रोविज़न आया है कि आप अगर अपने कंटेंट रख भी रहे हैं, वो अपने आप में भी ऑफेंस है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है सरकार का। जी शेखर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिहाज से बाल पोर्नोग्राफी जो है, और जैसे डॉक्टर आलोक कह रही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है उसमें भी कई तरह के बदलाव करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको जो जिसे कहा जाए कि जड़ से खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जिसके पास इस तरह चीज़ें हैं वो हमेशा कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास आया। तो अभी यह है कि भाई अगर आपके पास आया, आपने क्यों रखा है अभी तक फ़ोन पे, आप डिलीट करो। दैट मीन्स इफ़ यू आर हैविंग इट विथ यू, इसका अर्थ है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और यू आर इन दैट वन पर्सन हु इज सप्लाइंग। तो ये क्या है कि ये जो कानून, ये जो अमेंडमेंट्स के पीछे जो मेरी जो समझ है, लॉ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री ने जो स्टडी किया केसेस में, हर केसेस में ऐसी एरिया, ग्रे एरिया है जहाँ पे कन्विक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था। भाई मेरे फ़ोन में मैं क्या करूँ, मैं तो किसी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट वैसा नहीं है, क्योंकि इस पे बहुत जो लोग एक्टिव हैं दे आर, देखिए ये एक प्रकार से मैं मानता हूँ, एक प्रकार से वाइट कॉलर क्राइम है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स जो है इसमें, दे कम फ्रॉम ए फेयरली लिटरेट बैकग्राउंड, और जिस तरह वो मार्केट चलता है इसका, बच्चों को टैप करते हैं, ट्रैप करते हैं। आपने सुना कि पहले स्काइप में भी ट्रैप करते थे जी, वो फोटो लेते थे, कुछ पैसे दे देते। तो एंड दिस इज अ वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट है इसका, आप क्योंकि आपके आज के इंटरनेट के ज़माने में कोई भी आपको कैन इंटरवीन इनटू योर होम ना। तो ये और स्पेसिफिक करने की ज़रूरत यही है कि पता नहीं, क्योंकि बार बार लूप होल्स ढूंढ के वो अपना ये कर देते हैं। इस तरह की तो स्पेसिफिक है, जैसे हार्मोन इंजेक्शन की बात है। देखिए ये हमें कल्पना में नहीं थी कि भाई इस तरह हो रहा है, लेकिन ऐसे केसेस आए हैं। क्योंकि ये जो बच्चे आपने देखा बिहार में, उनको रात को इंजेक्शन दिया जाता था, उसके बाद वो नशा में उनके ऊपर असॉल्ट होता था जी। तो उसको आप स्पेसिफिक करके और ये नहीं करेंगे, उसको ट्रैक डाउन नहीं करेंगे, उसको क्वांटिफाई नहीं करेंगे, फिर वो असॉल्ट का, क्योंकि ये जो डेथ पेनल्टी है फॉर एग्रेवेटेड असॉल्ट, मतलब केवल असॉल्ट नहीं है, उसमें बहुत चीजें हैं जो उस पर आक्रमण हुआ है। तो मतलब जो कानून है उसको मजबूत करने की जो प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया है। यशवंत जी को लेकर आते हैं। यशवंत जी, एक जो और आंकड़ों से साबित होता है वो ये है कि लगभग 95% जो रेप केसेस हैं उनमें जो विक्टिम है वो एक्यूज्ड, यानी कि जो उस पर यौन हमला कर रहा है वो उससे किसी न किसी तरह से रिलेटेड है, कोई न कोई सगा है, कोई
संबंधी है या उसके कोई दोस्त रिश्तेदार हैं, तो ये एक जो एस्पेक्ट है इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है? देखिए, ये जो पीयूष जी ने एक विषय लिया, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ पुलिस फोर्स सबकी जिम्मेदारी नहीं, वैसे ही बच्चे के साथ होने वाले एब्यूज को रोकना ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और ये बात बिल्कुल विशाल जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जितने प्रकार के जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि बच्चा कहीं सुरक्षित नहीं है। घर में माँ बाप, दादा दादी, काका काकी से लेके कोई नातेदार बच्चा नहीं जहाँ बच्चा जो है एब्यूज नहीं हो रहा है। तो इसका समाधान मेरी समझ से सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की जागरूकता पे, समाज जागरूक रहे, बच्चे के साथ क्या हो रहा है, माँ बाप, पेरेंट, टीचर सब जागरूक रहे, बच्चे से बात करें, क्योंकि आंकड़े बड़े भयावह हैं जो ये साबित करते हैं कि मैं एनसीपीसीआर में से हम बहुत से प्रकरण देखते हैं जहाँ बच्चे हमको कॉल करते हैं या चिट्ठियाँ भेजते हैं कि साहब उनके साथ परिवार में ही अब्यूज हो रहा है। जानने पहचानने वाले तो हैं ही, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, स्कूल में जानने वाला व्यक्ति है, साथ में पढ़ने वाला व्यक्ति है, आने जाने वाला व्यक्ति, ऑटो वाला है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम का व्यक्ति है, 4th क्लास का स्कूल का एम्प्लॉय है, उसी प्रकार के होम में जो अभी घटनाएं हो रही है। तो ये कानून में सबको जोड़ा गया है। तो कानून एक सहायक हो सकता है, कड़े प्रावधान, मृत्यु दंड तक का प्रावधान इसमें है, यह भी एक सहायक है, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो विषय है वो है जागरूकता, और सोसाइटी को सचेत होना पड़ेगा कि उनकी सोसाइटी में हो क्या रहा है। आज समाज के रिश्तेदार आपस में देखें, चर्चा करें, बच्चों से माँ बाप बात करें कि उनके स्कूल में क्या हो रहा है। कई बार ये ध्यान में आता है कि बच्चे बता रहे हैं, पेरेंट्स उसको सुनना नहीं चाहते, बाद में पता लगता है कि वो समस्या बड़े रूप में उनके सामने खड़ी हुई और बच्चे के साथ एब्यूज हुआ है। तो जागृत रहें, बच्चों को सचेत करें, गुड टच बैड टच का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चों को अच्छा बुरा स्पर्श बताएं, बच्चों से खुल के बात करें और उनको अवसर दें, उनको छुपाने की कोशिश मत करें, उनको काउंसलिंग दें, उनको मजबूती दें बच्चों को कि उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। सबसे कमजोर कड़ी मान के लोग उनके साथ अब्यूज करते हैं, यौन हिंसा करते हैं। तो आपने जो विषय लिया, पीयूष जी ने जो विषय बढ़ाया, ये सबकी जिम्मेदारी है और इसमें काफ़ी सक्रियता भी आ रही है। न्यायिक सिस्टम में आप देखिए, जिसने भी अभी मंदसौर में घटना हुई उसमें बहुत कम समय में, शायद महीने 2 महीने में फांसी की सजा हुई, तो वहाँ पे विवेचक ने विवेचना समय पे पूर्ण की, उसमें डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट समय पे दी और वो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ और उसको फांसी तक जो है वो जल्दी पहुँचा दिया जाएगा। तो ये अवेयरनेस हर स्तर पे चाहिए। अगर किसी के साथ घटना हुई तो उस बच्ची को, उस बच्चे को, उस बालक को, उस जो है उस सोसाइटी सहयोग करे, उसको विक्टिम मत माने, और दूसरे तरफ जो एक्यूज है वो किसी भी स्तर में छूटना नहीं चाहिए, कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सजा देने की जिम्मेदारी सबकी है और जागरूक रहने की जिम्मेदारी सबकी है, और यही इसका जो है सॉल्यूशन है। कानून तो बहुत पुराने पुराने कड़े कड़े कानून हैं, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं जो है वो बढ़ रही है। तो हम सब समाज के लोग, जिसमें सभी लोग शामिल हैं, मीडिया के लोग शामिल हैं। आज मीडिया से भी मैं जो घटनाओं का जो उल्लेख आता है, कानूनन उनकी पहचान उजागर करने की बात, छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों के डिग्निटी से जुड़ी है, उनकी गरिमा से जुड़ी है, उनका ध्यान हम सब रखें। कई बार माँ बाप तैयार नहीं होते कि उन बच्चों के साथ घटना हुई, थाने लेके जाएं और उनके साथ। ये सभी पहलू हैं यशवंत जी जो आप बता रहे हैं, जिन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। और डॉक्टर आलोक, जिस तरह से यशवंत जी कह रहे हैं कि जो समाज है उसमें अलग अलग जो नागरिक हैं उनको जागरूक होने की जरूरत है, समाज को जागरूक होने की जरूरत है और अपना योगदान देने की जरूरत है इन सब चीजों को रोकने के लिए। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल यशवंत जी और पीयूष जी से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि कानून अपना काम एक लेवल तक ही कर सकता है। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में कोर्ट की संख्या कितनी कम है, हर एक्ट में हम स्पेशल एक्ट बनाते हैं, स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविज़न करते हैं, लेकिन पहले से ही स्थापित कोर्टों को डेजिग्नेट कर देते हैं स्पेशल कोर्ट्स में। हमारे पास इतनी कम पावर है इसकी, और हमारा ट्रायल जो है इतना स्लो है कि डेटरेंट का इम्पैक्ट रहता ही नहीं है, लोग भूल जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लोगों को अवेयर करना, स्कूलों में ये शिक्षा देनी चाहिए कंपलसरी। माँ बाप को, जैसे उन्होंने यशवंत जी ने कहा गुड टच बैड टच, में बिल्कुल सहमत हूँ इनसे। हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी समाज की कि हमारे सामने अगर कोई ऐसी घटना होती है तो बजाय उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करने के, हमें वहां जाकर एक्शन तुरंत देना चाहिए, तुरंत पुलिस की सहायता लेनी चाहिए, और जागरूकता जिस तरह से भी फैला सकें वो हमें ज़रूर फैलानी चाहिए। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब समाज ही इसके खिलाफ खड़ा होगा तभी इस बुराई को हम ख़त्म कर सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है इंटरनेट जैसी चीज़ों को रोकना, कंट्रोल
करना, प्राइवेट अफेयर्स में उसमें शामिल होना बहुत मुश्किल है। अवेयरनेस सबसे जरूरी है। जी शेखर, कानून अपनी जगह है और कठोर कानून बनाना सरकार का काम है और वो कारगर भी साबित होता है, सहायक भी साबित होता है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर आलोक कह रही हैं, यशवंत जी कह रहे थे कि जागरूकता समाज में और हर नागरिक की जो अपनी जिम्मेदारी है वो इसका आधार बन सकती है अगर इससे लड़ाई करनी है तो। बिल्कुल, देखिए हर नागरिक विजिल ब्लोअर बन सकता है, क्योंकि अगर हमारे परिवार में ऐसा कुछ हो रहा हो, हम खुद आके उसको ये करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। और जो कोई भी अपराधी हो, क्योंकि जैसे आप अभी कह रहे थे कि कई फैमिली में है तो कई फादर मदर भी की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, कॉम्प्लिसिटी आ रही है, तो इसमें जागरूकता ऐसी बढ़नी चाहिए कि इस पर एक नेगेटिव रिएक्शन को हम कोऑर्डिनेट करना चाहिए। क्योंकि जब घटनाएं सुर्खियां बनती है तभी हमारे ऊपर रिएक्शन आता है, फिर हम कहते हैं ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर वो परसिस्टेंट रहने से ही इसमें मीडिया का भी रोल होगा। और मैं चाहूँगा कि इस पर भी फिल्म्स बननी चाहिए, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट है और इस पर फिल्म्स बननी चाहिए, नॉट टू टिटिलेट ऑडियंस बट टू शो द ब्रुटैलिटी। जो जिस चीज़ जो सोसाइटी में ब्रुटल है उसकी भी डिपिक्शन होनी चाहिए, ताकि दो पीपल हु आर पोटेंशियल प्रेडेटर्स वो भी समझ सके कि वो क्या कर रहे हैं जी। तो ये इट शुड बी अ नेशनल मूवमेंट एक्चुअली। एंड लॉ हैज इट्स प्लेस, साइमल्टेनियसली क्विक कन्विक्शन उसका भी एक है। तीसरा, जैसे हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वी नीड अ अवेयरनेस कैंपेन दैट हैज टू बी अ कंसिस्टेंट कैंपेन, नॉट वन विच इज एक घटना हो गई फिर उसके बाद हम सुर्खियां बन गई फिर भूल गए फिर और एक घटना, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो लगातार सतत प्रक्रिया रहने की जरूरत है। पीयूष शाह, आखिरी विचार आपसे चाहूंगा, किस तरह से सामंजस्य बनाया जा सकता है कठोर कानून, उसका इम्प्लीमेंटेशन और समाज की जागरूकता, एक आम नागरिक की जागरूकता, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं, उन्हें जड़ से ही रोका जा सके, जहां वो शुरू हो रही है वहीं रोका जा सके उसे। देखिए जी, अगर हमें इस तरह का माहौल बनाना है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे यौन शोषण की बात कर रहे हैं तो पहले हम शब्द पे आते हैं, यौन शब्द पे, सेक्स शब्द पे। हिंदुस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पिछले मैं कहूँ 100-200 साल के अंदर सेक्स शब्द को एक टैबू की तरह ट्रीट किया जाता है। तो बच्चों से पहले अडल्ट्स को समझना पड़ेगा सेक्स टैबू नहीं है। हमारा जो हम हर आदमी पढ़ता है कामासूत्र की हमारी धरती है, वहाँ पे एक सेक्स टैबू नहीं है। हम सबको अगर सैनिटरी पैड अगर कोई मार्केट से या आप लेके आते हैं तो उसको एक काले पॉलिथीन में लेके आते हैं जैसे कोई एटम बॉम्ब लेके आ रहा है। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि यौन जो शब्द है या यौन जो है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब तक हम वो खुद नहीं समझेंगे, समाज नहीं समझेगा, तब उसके बाद हम उसको बताएंगे कि असॉल्ट क्या होता है। हम बच्चों को समझाएंगे कि सेक्सुअल असॉल्ट क्या हो सकता है। हम सोसाइटी को कंफर्टेबल होना पड़ेगा इस चीज के साथ, जिससे हम बच्चों के साथ इस चीज को डिस्कस कर सके, जिससे बच्चों को अवेयरनेस हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस केस में आता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खुल नहीं पाता। साल 2 साल 5 साल 10 साल हो जाते हैं क्राइम को कमिट हुए, और 20 साल बाद जाके ये मी टू मूवमेंट क्या है आप बताइए। 20-20 25-25 साल पुराने किससे आज की डेट में महिलाएं लेके आ रही हैं। क्यों? वो दबी हुई बातें क्यों? उनको लगता था टैबू है, लोग हमें साइड कर देंगे, हमारी बात सुनी नहीं जाएगी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अपराध उनके साथ हुआ लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने अपराध कर दिया। तो हमें पहले इस मानसिकता को रोकना पड़ेगा कि जो हम मानते आ रहे हैं कि सेक्स या यौन एक टैबू है, सेक्स से रिलेटेड हर चीज एक टैबू है। कॉन्डम के एडवर्टीजमेंट्स आने अब शुरू हुए हैं, आप बात बताइए। तो मेरे ख्याल से ये वो मानसिकता पहले एडल्ट्स को लानी पड़ेगी, तभी हम बच्चों के लिए उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का और यशवंत जी का भी जो हमारे साथ जुड़े। तो जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि यौन शोषण एक बहुत ही घिनौना अपराध है। बच्चे ना केवल हमारे परिवार का भविष्य हैं बल्कि समाज का और देश का भी भविष्य है। कानून ज़रूर कठोर बनाए जा सकते हैं और उनको कठोर बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर और एक समाज के तौर पर हम सभी को जागरूक रहने की ज़रूरत है, अपना योगदान देने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के घिनौने अपराधों को रोका जा सके। हम एक बार फिर हाजिर होंगे किसी और नए टॉपिक के साथ और कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी।